बायोमैकेनिक्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, बोन के ऊपर जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसको स्टडी करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। फ्रैक्चर्स क्या होता है, उसकी कौन सी टाइप्स हैं और किस साइड पे वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, यही हमारे मेन टारगेट होगा इस वीडियो का। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि बेसिकली फ्रैक्चर होता क्या है। फ्रैक्चर कहा जाता है जब भी ब्रेक आ जाए इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन, ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन। ये मेरे पास एक पूरी बोन है, अब किसी वजह से इसकी कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आ गई, यहाँ से टूट गई, तो इसको क्या कहेंगे हम, फ्रैक्चर कहेंगे। अब हमारे पास जब लोड पड़ता है बोन पे तो उसके नतीजे में फ्रैक्चर होता है। तो हमने तो नॉर्मली भी तो बोन के ऊपर लोड पड़ना है ना, जब हमने कोई काम करना है, हमारी अपनी बॉडी का भी तो लोड होता है हमारे पास, हमारी लोअर लिम्ब पे ज़्यादा, तो तब क्यों नहीं फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो तभी क्यों मेन फ्रैक्चर्स होते हैं ज़्यादातर। ये फ्रैक्चर जो है डिपेंड होता है कि जितनी बोन की स्ट्रेंथ है ना हमारी बोन की, जब उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड पड़ेगा तो तब फ्रैक्चर हो जाएगा। अब जो स्ट्रेंथ होती है बोन, स्ट्रेंथ जो बोन की होती है वो किन चीज़ों से होती है, बोन के साइज़ पे डिपेंड कर रही है, बोन की शेप पे डिपेंड कर रही है, बोन की डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। इन तीन चीज़ों ने डिसाइड करना है कि स्ट्रेंथ क्या होगी बोन की। अब स्ट्रेंथ, अगर लोड हम स्ट्रेंथ से ज़्यादा डाल रहे हैं तो वो जो लोड हम डाल रहे हैं वो भी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो लोड होता है, लोड के अंदर हमारे पास जो आता है उसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन के अंदर हम लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना है यानी कि कितनी क्वांटिटी में लगा रहे हैं, उसकी रेपिटेशन भी आ जाती है, उसका ड्यूरेशन भी आ जाता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेल्थ भी आती है कि जिस टाइम पे लोड पड़ा उस टाइम पे बोन की हेल्थ कैसी थी। क्या पता उस बोन को, उस बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस हो, उसकी बोन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो, उसकी बोन हेल्थ ठीक ना हो, तो तब भी हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं कि नॉर्मल लोड से फिर तो फ्रैक्चर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी ना इतनी। तो जब भी स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा तो हमारे पास तब उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्चर्स होंगे। अब सिंपल अगर देखें ना तो दो तरह से फ्रैक्चर हैं, एक को कहते हैं हम सिंपल फ्रैक्चर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर्स। अभी डिटेल टाइप्स भी देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ जनरल सा है कि जब हमारी फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पे ये, अगर मेरे यहाँ पे जो है फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हुआ है लेकिन मेरी स्किन बराबर इसी तरह ही है, लेकिन बस अंदर से बोन टूट गई है, स्किन से बाहर नहीं निकल के आई बोन, तो उस तरह के फ्रैक्चर को हम कहते हैं सिंपल। लेकिन अगर हमारे जो एंड्स हैं बोन के वो प्रोट्रूड कर जाते हैं, स्किन से बाहर आ जाते हैं, तो तब उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ये था जनरल सा इंट्रोडक्शन के फ्रैक्चर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बोन की टाइप्स, फ्रैक्चर्स की टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास फ्रैक्चर्स की, जिसमें हमारे पास आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जब किसी बोन पे रैपिड लोडिंग हो जाए, एकदम रैपिड लोडिंग हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास जो हमारी बोन होती है ना मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। जब मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं तो हम कहते हैं कि बोन को क्या हो गया, बोन इज कम्युनिटेड। तो ये होता है हमारे पास क्या, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। सेकंड होता है इवल्जन फ्रैक्चर। इवल्जन फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं जब हम टेंसाइल लोडिंग करते हैं। टेंसाइल लोडिंग कैसी लोडिंग होती है, ऐसी लोडिंग होती है जो पुल करती है, खींचती है किसी चीज़ को। जब वो खींचेगा तो क्या होगा कि जब ये अक्सर ना रेपिटेशन की वजह से भी होती है। जब एक जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमारे एक हम किसी चीज़ बार बार रेपिटेशंस कर रहे हैं, तो रेपिटेशन करने की वजह से जो पुलिंग फोर्स लग रही है, जब वो पुलिंग लगती है, टेंसाइल लोडिंग होती है, तो जो टेंडन्स होते हैं ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी बोन है, अब बोन के ये मेरे पास मसल अटैच है, ये मसल अटैच है। अब इस मसल पे बार बार एक्टिविटी हो रही है तो एकदम बहुत ज़्यादा टेंसाइल लोडिंग भी आती है, यार रैपिड भी कह लो कि एकदम टेंसाइल लोडिंग ज़्यादा होती है, तो क्या होगा कि जो टेंडन लगा हुआ था ना, ये इस कदर मतलब इस पर ज़्यादा, इतने ज़्यादा टेंशन होगा कि ये क्या करेगा, इस बोन का ना एक छोटा सा पीस ना अपने साथ लेके आ जाएगा। ये ऐसे करके ना, ये बोन इसके साथ है और ये बाकी बोन जो है वो वैसे ही, यानी कि रेस्ट ऑफ द बोन वैसे ही उसके साथ से, जब टेंडन ने अलग करती है बोन को, तो जो हमारे पास टेंशन की वजह से टेंडन के साथ ही बोन का छोटा सा पार्ट आ जाएगा, तो उसको कहते हैं हम, रेस्ट ऑफ द बोन वहीं पे है लेकिन जो बाकी है हमारे पास बोन का छोटा सा पीस जो है वो टेंडन के साथ आ जाता है। तो उस तरह के जो हमारे पास फ्रैक्चर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वल्जियन फ्रैक्चर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्मॉल चिप ऑफ बोन away from rest of the bone, और किसके थ्रू होती है ये,
किसके साथ अटैच होती है, अटैच, क्योंकि ये अटैच किसके साथ रह जाती है, टेंडन के साथ ही अटैच रह जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं, जब हमारी बोन के ऊपर टॉर्जन क्या होता है, ट्विस्टिंग और बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी फोर्स होती है जब किसी चीज़ को बेंड करने की कोशिश करते हैं, एक साइड पे जो है वो कंप्रेशन फोर्सेस आ रही होती हैं और दूसरी साइड पे टेंसाइल फोर्सेस, उसके नतीजे में बेंडिंग। जब एक बोन के ऊपर टॉर्जनल और बेंडिंग फोर्सेस लगती हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, स्पाइरल जो होते हैं फ्रैक्चर्स होते हैं। वो कहते हैं कि जब हम टॉर्जनल और बेंडिंग फोर्सेस लगाते हैं तो हमारी बोन के अंदर ना कुछ रोटेशनल मूवमेंट्स आते हैं, जैसे टॉर्क आता है। जब टॉर्क आता है यानी कि बेंडिंग होती है तो एक साइड पे क्या होता है, कंप्रेशन। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी बोन है, ये मेरी बोन थी नॉर्मल, और जब मैंने इसको बेंड करना है तो एक साइड से मैं इसको ऊपर की तरफ, जब इसको बेंड करूंगी तो ये ऊपर की तरफ, यानी कि इधर क्या लग रही है, कंप्रेसिव फोर्सेस, और इधर वाली साइड पर टेंसाइल। तो वो कहते हैं कि अगर जब हमने बोन की उसको पढ़े ना स्ट्रेंथ को, जब बोन की स्ट्रेंथ देखते हैं ना तो हमारी बोन जो है ना सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर सकती है कंप्रेशन को एज कम्पेयर टू टेंशन। तो सबसे पहले फ्रैक्चर भी किधर होगा, टेंसाइल साइड पे होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है कि ये रेजिस्ट कर सके टेंशन को ज़्यादा, और कंप्रेशन को तो ये रेजिस्ट कर सकती है, उससे बच सकती है, उसको रोक सकती है, लेकिन टेंशन को ज़्यादा नहीं रोक सकती। तो इसलिए फ्रैक्चर की जो पहली साइड होती है वो टेंशन वाली साइड पर हमारे पास फ्रैक्चर होता है, कौन सा, स्पाइरल टाइप का। तो ये हो गया स्पाइरल फ्रैक्चर। उसके बाद ये इसी बात से अगर हम देखें तो अक्यूट कंप्रेशन फ्रैक्चर्स जो होते हैं ना ये बहुत ही रेयर होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बोन के अंदर थोड़ी एबिलिटी होती है कि वो कंप्रेशन को कर सके। अक्यूट कौन सा था, जब एक ही दफ़ा में काफ़ी ज़्यादा हैवी हमारे पास जो है ना लार्ज इनफ फोर्स लगती है ना, तो जो कंप्रेशन वाली साइड की होती है ना वो कुछ तक ना रेजिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाले फ्रैक्चर्स जो होते हैं ना वो काफ़ी रेयर होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्टेड। अब कह लो कि जो कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से लगती है, कंप्रेशन के थ्रू। जब हम कंप्रेस करते हैं ना किसी चीज़ को, तो कंप्रेस करते हैं तो बोन क्या होती है, डिप्रेस सी हो जाती है। तो वो कंप्रेस होती है, डिप्रेस हो जाती है, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कैसा फ्रैक्चर, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है हमारी बोन की, अगर उसको देखा जाए, कंपोजिशन को देखा जाए, हमारी बोन में कोलेजन होता है, हमारी बोन के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारी बोन को हार्डनेस दे रहे होते हैं, कोलेजन हमारी बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। जो बच्चे होते हैं ना, जैसे जैसे एज में बढ़ते हैं ना तो कोलेजन कम होता जाता है। अब बच्चों के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रंस के अंदर कोलेजन जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। कोलेजन ज़्यादा तो इन रिटर्न फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि कोलेजन क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो जब कोई चीज़ फ्लेक्सिबल होती है तो उसके अंदर फ्रैक्चर्स भी तो चांसेस कम होंगे ना, कि जब बहुत ज़्यादा इसमें अगर हम के टॉर्जनल एंड ट्विस्टिंग या बेंडिंग मूवमेंट करते हैं तो बच्चों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो उनके अंदर प्रॉपर फ्रैक्चर तो नहीं होता, लेकिन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर हम टॉर्जनल या बेंडिंग फोर्सेस लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ये बच्चों के अंदर होता है कॉमन, और ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। एंड पे हमारे पास आ जाते हैं क्या, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, जब बार बार रेपिटेशन होती है लोड की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है। माइक्रो ट्रॉमा क्या होता है कि इसके अंदर अभी ना हमारे पास मतलब फ्रैक्चर तो नहीं होता इतना, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत हमारे पास आना शुरू हो जाता है। जब माइक्रो ट्रॉमा को हम कर सकते हैं ठीक, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें कि हमारी जो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पुरानी बोन को डिसॉल्व कर देते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट नई बोन बनाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो ये ट्रॉमा होता है ना ये रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर ये माइक्रो ट्रॉमा भी हम ना देखें, मतलब इतना टाइम ही नहीं था कि ऑस्टियोब्लास्ट नहीं बनाए, तो उससे पहले ही दोबारा से हमारे पास वहाँ पे जो है वो रेपिटेशन हो गई है लोड की, तो बार बार इसी तरह अभी ऑस्टियोब्लास्ट बनाते नहीं है, लेकिन बार बार रेपिटेशन हो जा रही है लोड की, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड नहीं होता कि ये फ्रैक्चर कर सके। लेकिन ये हल्का सा लोड होता है, इसका इम्पैक्ट होता है। जब इसका हल्का सा जो इम्पैक्ट होता है वो ठीक हो, इससे पहले दोबारा लोड, फिर दोबारा लोड, तो रेपिटेशन की वजह से वहाँ पे जो है ना हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के अंदर ये होता है कि जो हमारी कॉर्टिकल बोन होती है ना उसकी सिर्फ आउटर लेयर के ऊपर हल्का से फ्रैक्चर्स होते हैं। तो जब, लेकिन अगर हम इसको ये अगर तब भी ना ठीक हो सके, फिर भी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखें और ट्रेनिंग हैवी करी जाए जिसमें बहुत ज़्यादा लोड है, तो फिर ये स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है वो कंप्लीट कॉर्टिकल फ्रैक्चर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स।
रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. कॉम्बिन्यूटेड, दिस बहुत ज़्यादा जब रैपिड लोडिंग होगी उसकी वजह से मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में बोन टूट जाएगी. एवलियन जब टेंसाइल फोर्सेस लगेंगी जिसकी वजह से टेंडन हमारा बोन ही उतार के ले जाएगा साथ. और स्पाइरल, जब स्पाइरल नाम से जब बेंडिंग होगी या ट्विस्टिंग होगी तो उस वजह से एक्यूट कंप्रेशन जो होता है, क्योंकि हमारी बोन रेजिस्ट कर सकती है कंप्रेशन को, इसलिए थोड़े कम ही होते हैं एज कम्पेयर टू टेंसाइल साइड पे ज़्यादा होते हैं. इम्पैक्टेड यानी कि इम्पैक्ट करना है कंप्रेशन के थ्रू. ग्रीन स्ट्रिक इनकम्प्लीट है क्योंकि बच्चों के अंदर कोलेजन ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा रेजिस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनके अंदर इनकम्प्लीट. और स्ट्रेस फ्रैक्चर रेपिटेशन, जब बार बार रेपिटेशन हो रही है, माइक्रोट्रोमा हो रहा है, उसके नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. तो ये थे. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एपिफिजियल इंजरीज. एपिफाइजियल इंजरीज ये क्या है? एपिफिजियल कहाँ से वर्ड लिया गया है? एपिफाइसिस से. एपिफाइसिस क्या होते हैं? एपिफाइसिस हमारे एंड्स होते हैं, लॉन्ग बोन के एंड्स होते हैं एपिफाइसिस. वो कहते हैं कि बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर 10% जितने भी इंजरीज होती हैं ना, वो ज़्यादातर जो होती है ना वो एपिफाइसिस की साइड पे होती हैं. वो एपिफिजियल चीज़ों एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करके होती हैं. तो इस तरह की इंजरीज को हम क्या कहते हैं? एपिफाइजियल इंजरीज कहते हैं, जिसके अंदर एपिफाइसिस के मतलब एपिफाइसिस इन्वॉल्व होता है. अब एपिफाइजियल इंजरीज किस तरह की होती हैं? एपिफाइसिस जब इन्वॉल्व होते हैं तो कौन कौन सी इंजरी हो सकती है हमारे पास? 3 तरह की हैं. या तो जो एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट होती है ना हमारी, उसकी इंजरी होगी, या आर्टिकुलर कार्टिलेज, या एपोफाइसिस. अब ये तीनों चीज़ें क्या है? हमारी जो लॉन्ग बोन होती है, सॉरी बोन कोई भी बोन होती है, उसके एंड्स होते हैं, उन एंड्स के ऊपर एक ग्रोथ सेंटर पड़ा होता है, एक प्लेट सा. ये हमारी ग्रोथ के अंदर, ये हमारा ग्रोथ सेंटर, यहाँ से हमारी ग्रोथ जो है ना लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीज होती है, हाइट में इंक्रीज होती है. तो अक्सर क्या हो जाए कि अगर इस प्लेट के ऊपर इंजरी हो जाए, एपिफाइसिस की प्लेट को ये इन्वॉल्व करके इंजरी हो जाए, तो वो एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट का फ्रैक्चर होगा. अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या मतलब है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जब हमारी फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग बोन है, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दोनों बोन आपस में जब आर्टिकुलेट करती हैं, तो ये जो इनकी जो ये जब जहाँ से ये इनके एंड्स जो आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, उन एंड्स के ऊपर ना कार्टिलेज लगा हुआ होता है, ताकि जब मूवमेंट्स वगैरह हो ना तो ज़्यादा फ्रिक्शन वगैरह ना हो. तो वो वाला जो कार्टिलेज होता है ना उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं. या एपोफाइसिस क्या होता है? एपोफाइसिस ये वो एंड्स होते हैं एपिफाइसिस पे जहाँ पे आके मसल के टेंडन्स अटैच होते हैं, जहाँ पे आके मसल्स के टेंडन्स अटैच होते हैं. ग्रोथ एपिफिजियल प्लेट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, एपिफाइसिस, ये 3 चीज़ें, 3 तरह के जो है फ्रैक्चर्स हो रहे हो, इंजरीज होती हैं जो कि एपिफाइसिस के ज़रिए होती हैं. लॉन्ग बोन के अंदर ना जो एपिफाइसिस होती हैं और जो एपोफाइसिस होती हैं, जो एपिफाइसिस होते हैं ना, जो एंड्स होते हैं, उनको कहा जाता है लॉन्ग बोन के अंदर 2 तरह के एपिफाइसिस होते हैं. यानी कि उनके अंदर जो एपिफाइसिस होते हैं उसको हम कहते हैं प्रेशर एपिफाइसिस, और ये जो एपोफाइसिस होते हैं ना, इन्हीं को ही हम कहते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस. एपोफाइसिस को ही कहा जाता है ट्रैक्शन एपोफाइसिस. ये तो हो गया कि किस किस तरह की इंजरी हो सकती है एपिफिजियल इंजरीज के अंदर. अगर तो हमारे पास एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट की इंजरी हो, तो एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट क्या काम कर रही है, इसके ज़रिए क्या हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है ना. तो फिर अगर इसकी इंजरी हो जाए तो क्या होगा, हमारी जो है अर्ली ही हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी. अर्ली एज के अंदर ही हमारी ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और हमारी जो है ये जो प्लेट है ये टर्मिनेट कर जाएगी, और हमारी बोन जो है वो ग्रो नहीं होगी. अब ओस्टियोकोंड्रोसिस भी एक टाइप है एपिफिजियल इंजरीज की. इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सप्लाई मिल रही होगी, जो ब्लड सप्लाई मिलती है एपिफाइसिस को, उसके अंदर कोई ना कोई डिसरप्शन शुरू हो जाएगी. जब उसके अंदर डिसरप्शन शुरू होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो उधर पड़े हुए सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाएगी. उसके साथ साथ डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएंगे एपिफाइसिस के अंदर. ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ को उसकी खुराक ही नहीं दी जा रही, तो जब उसको खुराक नहीं मिलेगी तो उसके वो टूटना फूटना शुरू हो जाएंगे, वहाँ के सेल्स, वहाँ के टिश्यूज़ वगैरह, और बोन के अंदर भी डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी. अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह क्या हो सकती है, या तो बार बार कोई रेपिटेटिव ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ की सप्लाई के अंदर कुछ मसला हो गया है, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है.
یا کوئی جینیٹک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. اب یہ جو اوسٹیوکونڈروسس ہے اگر یہ اسپیسیفکلی ایپوفائسس کی سائڈ پہ ہونا یعنی کہ جہاں پہ آ کے ٹینڈن آ کے اٹیچ کرتا ہے تو اس در ہم اس کو اسپیشل نام دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے ایپوفائسائٹس. یہ اکثر ایسوسیٹ ہوتا ہے ایولجنس کے ساتھ, یعنی کہ ادھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ ٹینسائل اسٹریس کی وجہ سے ٹینشن جنریٹ ہونے کی وجہ سے پھر جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس جو ٹینڈن ہوتا ہے وہ بون کو وہاں سے توڑ لیتا ہے, اس کو تھوڑا سا حصہ اپنے ساتھ سے توڑ لیتا ہے. اور اس کی جو زیادہ تر کامن سائٹ ہوتی ہیں نا ہمارے پاس ایپوفائسس کی, وہ پٹیلر ٹینڈن بھی ہوتی ہے, جہاں پہ آ کے پٹیلر ٹینڈن اٹیچ ہوتا ہے نا ادھر والی سائڈ پہ. کرے کیلکینیس بون کو تو اس کو ہم کہتے ہیں کون سی ڈیزیز, سیورز ڈیزیز. اسپیلنگ دیکھ لیجیے گا, پروننسیشن کا کچھ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ ڈیفارم مطلب یہ جو ایپوفائسائٹس ہے اگر یہ کیلکینیس بون کو انوالو کر رہا ہے تو تب اس کو سیورز ڈیزیز کہیں گے. لیکن ہاں ٹیبیل ٹیوبرکل کو انوالو کر رہا ہے تو تب ہم اس کو جو نام دیتے ہیں تو وہ نام ہوتا ہے ہمارے پاس اوسگوڈ سچیٹرز ڈیزیز. تو یہ تھی ہمارے پاس ایپیفیزیل انجریز. پہلے ہم نے دیکھا کہ ایپوفائسس کے اندر یعنی کہ جو ہمارے ایپیفیزیل انجریز ہیں اس میں 3 طرح کی انجریز ہو سکتی ہے, تو ایپوفائسس کو انوالو کر سکتا ہے, یا وہ آرٹیکولر کارٹلیج کو انوالو کر سکتا ہے, یا وہ ایپیفیزیل گروتھ پلیٹ کو انوالو کر سکتا ہے. ان کے علاوہ اوسٹیوکونڈروسس ہوتا ہے, اس کے اندر بلڈ سپلائی کٹ گئی ہے. اگر تو ایپوفائسس کی سائڈ پہ ہوتا ہے تو اس کو ہم ایپوفائسائٹس کہتے ہیں. اور اگر تو ہمارا جو ہے ایپوفائسائٹس جہاں پہ پٹیلر ٹینڈن آ کے اٹیچ ہوتا ہے اگر تو وہ کیلکینیس بون کو انوالو کر رہا ہے تو سیورز ڈیزیز, اگر ٹیبیل ٹیوبرکل وہاں پہ جا کے اس کا ایولجن ہو رہا ہے تو وہ اوسگوڈ سچیٹرز ڈیزیز. تو یہ تھی ہمارے پاس بایو میکینکس آف بون فریکچر. اس میں ہم نے دیکھا فریکچر کیا ہوتا ہے, فریکچر کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں, اور ایپیفیزیل انجریز دیکھا.